आज की क्लास में हमारा मॉडल सेट 2 है। ठीक है, मॉडल सेट 2। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है 6000 का। देखो ये ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? 33 सही 1/3%। ये है प्रतिशत, और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं? भाग। तो 33 सही 1/3 होता है बेटा 1/3। क्या होता है? 1/3। कैसे? कि 3 का गुना किया 33 में 99, 99 में 1 जोड़ा 100, बटे में क्या आ गया? 3। और यहाँ पे प्रश्न हटाया, नीचे क्या लगाएंगे? 100। 100 से 100 कैंसल एक बार में। तो इसकी भिन्न क्या बनी? तो इसकी भिन्न बनेगी 1/3। तो अब आपको क्या करना है? इस 6000 का 1/3 निकालना है। 3 दूना 6, तो कितना उत्तर आ गया भाई साहब? 2000। आंसर आ गया आपका 2000। नेक्स्ट, 4200 का 20% का 10% है, मतलब आपके पास 4200 रुपए हैं। का मतलब होता है गुणा, 20% हटाया, नीचे क्या लगाया? 100। चाहे तो आप इसकी भिन्न भी बना सकते हैं, है ना। का मतलब फिर से गुना, 10 का 10, परसेंट हटाया, नीचे क्या लगाया? 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है ना, नीचे तो कुछ बचा नहीं। तो 42 का गुना 2 में करेंगे तो 84, 84 कम 84। सिंपल सी बात है। अगला, राजू 500 रुपए में वस्तु खरीद कर 1200 रुपए में बेच दिया, तो लाभ बताइए। एक बात बताओ, वस्तु को खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्या जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 1200। क्रय मूल्य कितना? 1200 तथा क्रय मूल्य कितना? 500। क्रय मूल्य भाई साहब 500 रुपये। वह खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया, मतलब आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200। अब एक बात बताइए, आपने खरीदा 500 में, बेचा 1200 में, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 700 रुपए का लाभ हुआ। अगर आपसे वो ऐसा पूछे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 700 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन आपसे पूछा है उसने लाभ प्रतिशत। आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, तो आप हमेशा किस पे निकालते हो? क्रय मूल्य पर निकालते हो। तो 500 में खरीदा, 1200 में बेचा, मतलब 700 रुपए का लाभ हुआ। किस पे? क्रय मूल्य पे। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। ठीक है, तो काट देते इसको बेटा, इसको काटो, काटते ना। 100 के पहाड़े में 500 आएगा 5 बार में, 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, बचा 2, 5 चौकी 20, 0, 140। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 140%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 जो आपकी वस्तु है उनका क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है भाई साहब? इन दोनों के बोल रहा है बराबर है। तो हानि बताइए, क्या बताना? हानि। तो बेटा जब भी ऐसा सवाल आता है कि कोई किसी के बराबर है, तब क्या होता है? सुनना बात को ध्यान से। तब ऐसा होता है कि जो आपका विक्रय मूल्य होता है वो बन जाता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बन जाता है? क्रय मूल्य। तो 15 और 20 का अंतर है आपका 5, बटे में रखेंगे क्या? क्रय मूल्य। तो मैंने बोला कि विक्रय मूल्य क्या बन जाता है? क्रय मूल्य। तो बटे में क्या? 20 गुना 100। 20 के पहाड़े में 100 आएगा 5 बार में, 5 का 5 में गुना करेंगे तो 25%। ठीक है। अगला,
4,000 रुपए 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं तो साधारण ब्याज होगा। तो बेटा इसका आप चाहे तो सूत्र लगा के कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे कि अगर मैं 4,000 रुपए का, है ना, 4,000 रुपए आपके पैसे कितने, 4,000, तो मैं ट्री बना के करता हूं 1 2 3, टोटल कितने साल है, 3 साल। तो 4,000 का मैं कितना 5% निकलता हूं, 5% बटा में कितना हो गया 100, 2 से 2 कैंसिल, 4×5 = 20, मतलब कितने 200 रुपए। तो भैया अगर साधारण ब्याज पहले साल 200 रुपए लगेगा तो दूसरे साल भी 200 रुपए लगेगा और तीसरे साल भी 200 रुपए लगेगा, तो टोटल कितने रुपए हो गए 600 रुपए। समझ में आई क्या बात। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इस 200 रुपए पे भी ब्याज लगता और इस 200 रुपए पे फिर ब्याज लगता, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज हर साल एक जैसा रखता है। अगर पहले साल 200 रुपए लगा है तो दूसरे साल भी 200 रुपए, तीसरे साल भी 200 रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 35, 40 और 55 का HCF ज्ञात कीजिए। 35, 40 और 55, तो सबसे पहले अपन इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड मतलब कि उस संख्या से भाग देते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 3 से देंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे आता है 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 5 से देंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5। 5 तो 35, 7 एकम 7। फिर करते हैं 48, फिर 2 से दे लेंगे, 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अगला करेंगे 55, 5 एकम 5, 11 एकम 11। लेकिन आप जब देखोगे कि भैया 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है ना, मतलब ये 5, ये 5 और ये 5, मतलब 1 5, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कैंसल। 2 इसमें है लेकिन 2 40 के गुणनखंड में, 35 के गुणनखंड में नहीं, 2 भी कैंसिल हो, 11 भी कैंसिल, मतलब आपका HCF क्या हो गया 5। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 35, 40 और 55 इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसी संख्या है जो इसको काट देगा। 6 के पहाड़े में 35 आता है नहीं, 7 के पहाड़े में 40 नहीं आता है, 25 के पहाड़े में तो कुछ भी नहीं आता है, तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो HCF क्या हो गया 5। अगला, यदि किसी संख्या के 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। कोई संख्या है तो मैं संख्या को मान लेता हूं बेटा n, उसको मैंने भाग दिया 136 से, तो मेरे को शेषफल प्राप्त हुआ 36, ठीक है। उसी संख्या को, मतलब इसी n को, तो n को फिर मैंने भाग दिया, किससे भाग दिया 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि हमेशा क्या करो कि जो आपका शेषफल रहता है उसमें अगली संख्या का जो आपको दूसरी बार भाग करने का बोला है उसका क्या कर दो भाग, जैसे 17 का भाग कर दो, है ना। तो जब आप इस 17 का भाग करना है 34 में, जब 36 में करना है, तो 36 में जब आप 17 का भाग करोगे तो 17 दूना होता है 34, 36 में से 34 गया, बचा शेषफल 2, क्योंकि आपको प्रश्न में शेषफल ही पूछा है तो शेषफल क्या आएगा 2। ऐसे सवाल जब भी बने तो आपको क्या करना है, ये शेषफल में संख्या का भाग देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि 36 गुना
49 गुना 76 गुना 89 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना। कौन सा अंक ज्ञात करना है आपको? इकाई का अंक। तो देखो 6 में 9 का गुना करूंगा, 6 9 की होता है बेटा 54, लेकिन मेरे को तो चाहिए इकाई का अंक, मतलब मेरे को इस 5 से कोई लेना देना नहीं है। फिर इस 4 का गुना करूंगा 6 में, इकाई के अंक में ही करना है, 6 का 9 में करो, है ना। 6 का 9 में किया, फिर जो आंसर आएगा उसका 6 का 9 में किया 54 आया, तो 4 का 6 में करेंगे, 4 6 चूक होता है बेटा, 6 चूक होता है 24, क्या होता है 24, तो मेरे को तो इकाई का अंक चाहिए, तो 2 से कोई मतलब नहीं। फिर इस 4 का 9 में करेंगे, 4 9 के 36, तो मेरे को तो इकाई का अंक चाहिए, तो मेरा इकाई का अंक क्या हो गया 6। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? हाँ बेटा, इकाई का अंक मालूम है ना, कि आपको और कुछ सिखाया था मैंने कि 0 156 इनकी घात कुछ भी हो, घात क्या हो, कुछ भी हो, तो आंसर वही का वही आता है, आंसर वही का वही आता है। कुछ याद आया? आया होगा हमारे बच्चों को। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 155 की 56 की घात 3 4 5 6, तो 6 आया ना। इसकी घात कुछ भी हो, आंसर हमेशा 6 ही आएगा जब आपसे पूछे इकाई का अंक, इकाई का अंक। ओके, है ना। और आगे रिवीजन करवाएंगे हर मॉडल सेट पेपर में। तो 5.8 सवाल देखना कितना प्यारा है। 5.8 प्लस 7.4 भागित 3.7 गुना 7, सॉरी गुना है, गुना का चिन्ह है और आपको दे दिया है 5। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर पता हो बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम बोलता है कि सबसे पहले रेखा को हल करो, ये नहीं, इसको बोलते हैं बेटा बार, क्या बोलते हैं बार। फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक, फिर आता है बेटा का मतलब होता है गुणा, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपके इसमें तो प्लस है, भाग है और गुना है, तो सबसे पहले क्या हल करोगे? सबसे पहले हल करोगे भाग। तो देखो ये ऐसा है 7.4, ये नीचे इसके बटे में चला जाएगा 3.7। दशमलव देख के घबराना नहीं है। देखो दशमलव के बाद इधर एक अंक, दशमलव के बाद इधर भी एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कट जाती है, तो 36 दूना होता है बेटा 74। मतलब जब आप भाग दोगे इनका तो आएगा 2 गुना 5, है ना। अब आपके पास प्लस है गुना है, आपके पास क्या है प्लस है गुना है, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा गुना। 5.8 प्लस 2 पंजे 10, जोड़ देते हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे कैसे? 10 5.8, है ना। संख्या के नीचे संख्या, दशमलव के नीचे कुछ है नहीं, तो ऐसा कैसा? तो ये हो गया बेटा 15.8। ठीक है, हाँ वेरी गुड मेरा भाई, है नी। अगला अगला बेटा बहुत ही सिंपल है, वापिस 45 प्लस 25 भागित 5 गुना 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग ना। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है? सबसे पहले भाग करो। तो 45 प्लस 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, गुना 2। फिर आपका बोर्ड मास का नियम बोलता है कि भाग के बाद बेटा गुना हल करना है। 45 का 45 प्लस 5 दूना 10, 45 और 10 हो गया बेटा 55। आंसर क्या आ गया आपका? 55। नेक्स्ट सवाल बेटा देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 72 और एचसीएफ 6 है, तो एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बेटा इसका एक सूत्र है ना, बता देते हैं, लेकिन आपको सूत्र से नहीं करना है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। अब आपको एक संख्या दे रखी है 18, एक संख्या आपको क्या दे रखी है 18, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम आपको दिया 72, एचसीएफ आपको दिया है 61। जब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो उसको छेड़ने का नहीं, ये ऐसा का ऐसा 72 गुना 61 बटा में आ जाएगा बेटा 18। 18 जब बराबर के इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये बेटा 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा बेटा। अपन ने कर दिया गलत, एचसीएफ 6 बोला था, मैंने कर दिया 61, तो इसको 61 कर लो बेटा, है ना। तो 4 एकम 4, 6 चौक 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 244। ऑप्शन नहीं है तो ई डाल के कर लो 244। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया, अपन ने गलती से 6 की जगह 61 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने उस पे चेंज करो। लेकिन बेटा जब भी ऐसी कंडीशन बने आपको याद रखना है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो आपको एलसीएम दे रखा हो, जो एचसीएफ दे रखा हो, उसमें संख्या का भाग कर दो। ठीक है, क्या कर दो भाग कर दो। जैसे अगर मैं एचसीएफ में मान लेता हूं 6, तो 6 18, 3 दूना 6, 3 3 चौकी 12, तो आंसर मेरा क्या जाता 24। डायरेक्ट करो बेटा, ये आपका सूत्र है ना। कोई भी दो चीज आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या निकालो, निकाल देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हाँ रेलगाड़ी बेटा। रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। समझना बेटा, आपके पास है कोई रेलगाड़ी, आपके पास नहीं मतलब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, रेलगाड़ी क्या करे मेरा भाई। रेलगाड़ी जो चल रही है भैया, रेलगाड़ी की गति मतलब चाल, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर जा रही है ना। तो पूछ रहा है भैया कि 10 सेकंड में वहां कितनी दूरी तय करेगा। वो बोल रहा है कि समय 10 सेकंड, 10 सेकंड में वहां कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी का सूत्र लगाना मेरा भाई, दूरी का सूत्र से बता रहे विशाल, दूरी का सूत्र देखो, सूत्र याद नहीं होता ना विशाल, तू बताएगा। दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। मतलब दूरी बताना है, आपका उत्तर भाई साहब मीटर में है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है 5/18 से गुना करते हैं। किससे करते हैं 5/18 से, किससे गुना करते हैं 5/18 से। तो आपकी चाल है 90 किलोमीटर, है ना। चाल में गुना करना पड़ेगा 5/18 का, समय चल रहा है 10 सेकंड, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 72, 18 5 90, 55 25 दूनी 250 मीटर। समझ में आई मेरी बात कि देखो समझा देता हूं बेटा थोड़ा सा, कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तब आपको गुना करना पड़ेगा 5/18 से। लेकिन जब आप चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में, तब आपको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, ठीक है। अब आगे अपना जीके जीएस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस याद करवाया था कि जन को याद रखना, जनवरी से हर एक घर में 1-2 युवा होते हैं, जन है ना युवा होते हैं। ठीक है, तो बेटा 12 अगस्त को क्या है, 12 अगस्त को याद रखना अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को क्या है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अप्रैल को क्या है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड
जलियांवाला बाग बाग हत्याकांड याद है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ठीक है भाई साहब। किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बताओ भाई साहब, तुम्हारे पास सेकंड है 2 4 5 6। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भैया आंध्र प्रदेश। कहां पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश मैंग्रोव वन। अतः सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं बताओ? सबसे अधिक पाए जाते हैं बेटा मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। स्टार लगा लो बेटा 3 4 5। मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बेटा, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च आंदोलन किसने शुरू किया था? नमक सत्याग्रह दांडी मार्च आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 और ये किया था बापू गांधी जी। गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने 1930 में। 1920 में क्या बेटा? असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन है, मालूम है ना? ये भी गांधी जी। 1942 में अंग्रेजों, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, 1920 से आपका होमवर्क है। ठीक है, 1920 क्या है? भारत छोड़ो, कुछ हेडिंग दे देता हूं, है ना, हिंट। 1857 बेटा स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति, है ना, पहली क्रांति बोले। 1857 की पहली क्रांति। इस क्रांति का पहला शहीद कौन था? इस क्रांति का पहला शहीद था मंगल पांडे जी। कौन थे? मंगल पांडे। याद है कुछ 1857 की क्रांति का? झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। याद रखो। प्लासी का युद्ध 1757 क्या आएगा? 1757। 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध। काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी, ये अच्छी है भाई साहब, सबसे अच्छी फसल बताओ। बताओ क्या है? सोयाबीन है, मक्का है, कपास है या जौ है? तो बेटा क्या है? कपास। क्या है? कपास। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये बेटा कृत्रिम है, कृत्रिम। कौन सी है? सांबर, वुलर, चिल्का या गोविंद? तो बेटा याद रखना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद। ठीक है। भारत किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलें? बताओ, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलें? तो भारत के सबसे ज्यादा जिले हैं भैया उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला, थल सेना को कितनी कमांड में बांटा गया? मोस्ट आईएमपी। थल सेना को बांटा गया 7 कमांड में। कितनी कमांड में? 7 कमांड, जिसमें से 5 तो होती है परिचालन कमांड। 5 क्या होती है? मैं यहां पे लिख देता हूं, 7 है ना, जिसमें से होती है 5 तो परिचालन, सॉरी 6 तो परिचालन और 1 होती है गैर परिचालन। ठीक है, गैर परिचालन। याद है कुछ? उत्तर में क्या है? उधमपुर, है ना। उत्तर में उत्तरी कमान किसमें है? उधमपुर। याद है कुछ? पूर्वी को कॉल करो कोलकाता। पूर्वी कमान क्या है? कोलकाता। ठीक है, याद होने चाहिए भैया। अगला, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? 1901 में। और ये किया था स्वीडन ने। कौन से देश ने शुरुआत किया था? स्वीडन ने को शुरुआत किया था, हाँ 1901। प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला था? एकला चालोर, याद है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, एकला चालोर, इनका नारा क्या था? एकला
चालो रे, इनका नारा था भाई साहब। इनको मिला था कब ये? 1913। कब मिला था? 1913 में मिला था ना? नहीं, हाँ 1913 में मिला था भाई साहब ये। कब मिला था? 1913। अगला, पंजाब का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। पंजाब का क्या है? पंजा मारा तो गिद्ध भाग गया, गिद्ध भंगड़ा डब नप, याद है कुछ ना? गरबा किसका है बेटा? पंजाब का क्या है? गिद्ध। गरबा किसका है? गुजरात का। चंपा का क्या है? चंपा का है हरियाणा, तो ये झूमर तो हरियाणा का है ना? और चंपा किसका है? चंपा 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 चमेली हिमाचल, किसका है? हिमाचल, याद रखना मेरा भाई। बौद्ध धर्म के संस्थापक बताओ कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनके बारे में कुछ अपन पढ़ लेते, अच्छी अच्छी बातें ना। इनके बचपन का नाम, कलर चेंज कर लेते मेरा भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का क्या नाम था? महामाया, महामाया। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोहिन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोहिन, है ना? इनकी वाइफ यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोधरा, यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र क्या नाम था? राहुल। और अगर मैं बात करूं इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी गांव। कौन सा गांव? लुम्बिनी, लुम्बिनी गांव, जिसे हम कपिल वस्तु के नाम से जानते हैं। और कौन से वंश में? शाक्य वंश। कौन सा वंश? शाक्य वंश। कौन सा वंश? शाक्य वंश। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। 5 साल बाद ये आए, लगभग 5-6 साल बाद। फिर उनको 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया, बिहार। ठीक है, वो वैसे बताने लगे तो बहुत सारा है। ठीक है, और कुछ अपन इसकी जानकारी निकाल लेते हैं जो कि अपने काम का नहीं है लेकिन है। ऋषभ देव या आदिनाथ जी किसके संस्थापक थे? तो ये थे भाई साहब जैन के। किसके थे? जैन धर्म के। किसके थे? जैन धर्म के, है ना? जैन धर्म के ऋषभ देव, है ना? जैन धर्म के थे। और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकर। लेकिन जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव आदिनाथ जी, लेकिन वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। और वासुदेव कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण थे भाई साहब किसके? वासुदेव कृष्ण थे वैष्णव, वैष्णव धर्म के। कौन से धर्म के? वैष्णव धर्म, या आप बोल दो भागवत धर्म। क्या बोलते थे? भागवत धर्म भी बोल सकते हैं, भागवत धर्म भी बोल सकते हैं। अगला, मोहनजोदड़ो, गलत लिख दिया है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1922, राखलदास बनर्जी। याद है कुछ? राखलदास बनर्जी, 1922, राखलदास बनर्जी। कहां पे ये मोहनजोदड़ो है? कहां? पाकिस्तान। कहां पर है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान। अगला, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष या 35 वर्ष?
तो राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनकी उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। अनु एक आता है बेटा 52, ये 52 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 52 के तहत बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बोलता है अनुच्छेद 52। लेकिन एक आता है बेटा 72, 7(2), तुम अगर 7(2) तो मेरी फांसी की सजा माफ हो जाए, फांसी की सजा क्या हो जाए? माफ। राष्ट्रपति ही होता है जो फांसी की सजा माफ कर सकता है, तुम अगर 7(2), ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना कब हुई? जनगणना वेरी इंपोर्टेंट, बताओ कब हुई थी भाई साहब? जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना, तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, है ना। अगर बात करें, और अगर अपन इसको डिटेल में बात करें तो देखना, जनगणना हुई थी 1852। अब ये कहां पर हुई थी मालूम आपको? भारत की अगर मैं पहली जनगणना की बात करूं तो जनगणना, विश्व जनगणना दिवस मनाया जाता है, विश्व जनगणना दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। याद है, एक जुलाई मतलब भलाई, तो 11 जुलाई। तो भारत की पहली जनगणना तो हुई थी 1872 में, लेकिन विश्व की कहां पर हुई थी? स्वीडन। कहां हुई थी विश्व की प्रथम? विश्व की अगर मैं प्रथम की बात करूंगा, प्रथम हुई थी बेटा स्वीडन में। कहां पर हुई थी? स्वीडन। स्वीडन को याद रखो, डोन, डोन मतलब 17 मतलब खतरा, 7 का वर्ग गुण 50, याद है कुछ? कब हुई थी? 1700 गुण 50, ये प्रथम थी। लेकिन अगर मैं बात करूं व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित जनगणना, तो व्यवस्थित जनगणना हुई थी लगभग 1881 में, ठीक है। सॉरी, 1881 में नहीं, ये हुई थी यूएसए में, और ये हुई थी 1790 में। कब हुई थी? 1790 में। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो। अगर मैं भारत की बात करूं कि व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित, भारत में व्यवस्थित जनगणना हुई थी बेटा 18, इसका उल्टा 81, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड रिपिन के काल में हुई थी। कब हुई थी? अब तक भारत में टोटल 15 जनगणना हुई है। कितनी जनगणना हुई है? 15, जिसमें से आजाद भारत में लगभग 7 हुई है। कितनी हुई है? 7। अब जो 16वीं जनगणना होगी, 16वीं जो जनगणना होगी वो बेटा भाषा के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? भाषा के आधार पर होगी। 15 जनगणना हुई है जिसमें से 14 व्यवस्थित थी, ठीक है, याद रखना बेटा। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंदिरा गांधी को क्या बोलते बेटा? आयरन लेडी, आयरन लेडी बोलते हैं बेटा। मदर टेरेसा को क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय। क्या बोलते हैं बेटा? निर्मल हृदय। भगत सिंह को क्या बोलते हैं? शहीद ए आजम। क्या बोलते हैं? शहीद ए आजम बोलते हैं। भगत सिंह की पुस्तक का नाम लिखो भाई साहब, क्या था? मैं नास्तिक क्यों हूं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा। क्या है बेटा? तांबा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती? तो महाधमनी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताओ। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। सोचो मत, बुध। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र, शुक्रवार, है ना, शुक्र, शुक्र को।
किसको कहा जाता है? शुक्र को। सुबह, सुबह में जल्दी उठ गया, शुक्र है। ठीक है। सबसे अधिक कठोर कठोर धातु होती है, बताओ क्या होती है सबसे अधिक कठोर धातु? सबसे अधिक कठोर धातु होती है बेटा वैसे तो टंगस्टन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आप क्या जाए, क्रोमियम, क्या जाए, क्रोमियम, तो क्रोमियम को ही आंसर लगाना। ठीक है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो बेटा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो कि महिला में होती है। किसमें होती है? महिला में। सबसे छोटी होती है शुक्राणु। छोटी कौन सी होती है? शुक्राणु, जो किसमें होती है बेटा? पुरुष में होती है ना। किसमें होती है? पुरुष में। सिर्फ कोशिका पूछे, शरीर की नहीं आया, सबसे बड़ी कोशिका, सिर्फ सबसे बड़ी, तो बेटी शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में, है ना, सबसे बड़ी। और फिर सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी पूछे बेटा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। याद रखना बेटा, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बताओ कितना लेता है? 10 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट, कितने मिनट? 8 मिनट 20 सेकंड। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? विटामिन के। याद है कुछ? आज ही पढ़ाया था, लेकिन आज एक और चीज पढ़ी थी मैंने, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? बताओ, होमवर्क है। आज ही पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था मैंने आपको कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक जीवित रहती है? 2 से 5 दिन, 10 से 12 दिन, 120 दिन, या 5 से 10 दिन। होमवर्क। अमीटर का उपयोग किसके मापने में होता है? विद्युत धारा। दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। ये भी होमवर्क। आंसर तो बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी होमवर्क। अमीटर का उपयोग किया जाता है बेटा विद्युत धारा को मापने में। अगला, कौन सी गैस हंसाने वाली होती है? कौन सी गैस हंसाने वाली? तो बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो गले में कुछ लटका रहता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। कौन सा ग्रह नीला कहलाता है? होमवर्क दे दोगे, बताओगे? पृथ्वी। क्या कहलाता है बेटा? नीला। पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। आंख के किस भाग पर वस्तु की छवि बनती है? तो आंख के बेटा रेटिना पर बनती है। किस पे बनती है? रेटिना पर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रक्त का लाल रंग तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। ये विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में। और रक्त का तरल भाग बेटा प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? मेयर। इन भाई साहब ने बोला ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट। इसी के साथ तुम्हारी क्लास हो गई है खत्म। क्या हो गई है? खत्म। जो होमवर्क दिया है वो लेकर आए, और थैंक यू। इतना वीडियो आपने शुरू से आखिरी तक अपना कीमती समय मुझे दिया। ठीक है, थैंक यू।